आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं वो किस तरीके से ग्रो की हैं, कैसे कैसे कब क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारा चीज़ आप सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जनरेशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो आती है हमारी फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर। ठीक है, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर। तो पहली पीढ़ी की कंप्यूटर पूरा एक कमरे के आकार की थी। पूरा जो एक बड़ा सा कमरा होता था उस कमरे के आकार की थी। वो पोर्टेबल नहीं थी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था। वो उतना विश्वसनीय भी नहीं थी, मतलब उसका जो रिजल्ट आता था उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता था। चलिए इस पे हम देखते हैं कि किस वजह से कंप्यूटर इतनी बड़ी हो जाती थी। ठीक है, तो जो पहली कंप्यूटर थी इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब एक ग्राफिक के मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो किया जाता था, जिससे ऑन ऑफ का स्टेटस पता चलता था। जैसे एक हमारे घर में मेनली जो भी हमारे घर में अगर एक स्विच होता है, इस तरीके से एक स्विच होता है। ठीक है, तो इसमें एक होता है ऑफ। ठीक है, एक होता है ऑफ और एक होता है ऑन। तो ऑफ से आप जीरो ले लीजिए और ऑन से वन ले लीजिए। तो बाइनरी डिजिट इसी को बोला जाता है, जीरो और वन को। ठीक है, तो इसी बाइनरी डिजिट पे ही मशीन काम करती है। ठीक है, जब ऑफ होता है तो वन ले लिया जाता है, जब ऑन होता है तो जब ऑफ होता है तो जीरो ले लिया जाता है, जब ऑन होता है तो वन ले लिया जाता है। तो ये बाइनरी डिजिट के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, इसको विस्तार से बता दूंगा। मतलब आप मोटा मोटी इतना समझ लीजिए कि इस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, जिसमें उसके बीच में एक हीटर लगा हुआ रहता था। हीटर के ऊपर से एक परत लगा हुआ रहता था एनोड और कैथोड का, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करवाया जाता था। ठीक है, उसके बाद से इसमें डेटा स्टोर करने के लिए एक मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। मैग्नेटिक ड्रम भी काफी बड़े मात्रा में होते थे और वैक्यूम ट्यूब भी बहुत सारे लगाए जाते थे, मैग्नेटिक ड्रम भी बहुत सारे लगाए जाते थे। ठीक है, उस टाइम हमारे पास मॉनिटर नहीं था, ना कीबोर्ड था ना माउस था। ठीक है, तो हमें इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करना पड़ता था। ठीक है, और पंच कार्ड एक साथ बहुत सारे पंच कार्ड डाले जाते थे, जिसके चलते उसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता था। एक बार में बहुत सारे पंच कार्ड इधर से डाले जाते थे, फिर उधर से जो रिसीवर था वो रिसीव करता था पंच कार्ड को। ठीक है, उसके बाद से इसमें मशीन लैंग्वेज पे काम करता था। ठीक है, जो जैसे अभी मैंने बताया बाइनरी डिजिट पे ही काम करता था। ठीक है, इंसानी भाषा नहीं समझ पाता था, इससे सिर्फ इंजीनियर ही ऑपरेट कर पाते थे, बाकी दूसरे की बस की बात की नहीं थी। ठीक है, इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड जो थी मिली सेकेंड में थी। इसका जो एग्जाम्पल की बात करें कंप्यूटर का, तो इसका यूनिवेक एनिएक और यूनिवेक। ठीक है, इसका दो एग्जांपल जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो दो ही मेनली पूछता है, यूनिवेक और एनिएक। ठीक है, ये दो नाम आप याद रख लीजिएगा। कभी भी पूछ सकता है कि एनिएक और यूनिवेक कौन से जनरेशन के कंप्यूटर है, तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, ये 1942 से 1955 के बीच था। ये जो आपका जो साल हमने लिखवा है ये आगे पीछे हो सकता है, कहीं पे 40 भी देखने को मिल सकता है, कहीं पे 41 भी देखने को मिल सकता है, कहीं पे 43 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मेनली आपको इस वजह से याद रखना है कि इसके बीच और इसके बीच 10 साल का अंतराल है, फिर इसके बीच 10 साल का अंतराल है, इसके बीच थोड़ा सा अधिक का अंतराल है, 10 एक आध साल ज्यादा का अंतराल है। तो मोटा मोटी आपको ये पकड़ के चलना है कि इसी के आसपास, जैसे ये 56 है तो 54 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। ठीक है, ये 63 है तो 64 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता था। इसको ठंडा करने के लिए इसमें एसी की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, इसमें बहुत सारे एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि जब वैक्यूम ट्यूब हीट होता था तो वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, जिसके चलते ठंडा करने के लिए बहुत सारी एसी की जरूरत पड़ती थी। और जो इसके आंकड़े थे उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता था। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग नॉलेज की रख लो कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, 1904 में, कहीं कहीं 1903 भी आता है। ठीक है, लेकिन 1904 आप लिख लीजिए, 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, उसके बाद से हम बढ़ते हैं दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर। ठीक है, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963 के बीच में आया था। ठीक है, इसमें आपका ट्रांजिस्टर आ गया था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर बना हुआ रहता था। उसका भी काम वही था, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराना, ऑफ करना, ऑन करना। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे पानी की टंकी छत पे लगी हुई है, और पानी की टंकी अगर ढक्कन खोल के एक ही बार पलट दीजिएगा तो एक ही जगह गिर के सारा सत्यानाश हो जाएगा, कोई उसका काम नहीं होगा। ठीक है, अगर उसको हमको फ्लो करवाना है तो पाइप के जरिए कुछ पानी वॉशरूम में जाता है, कुछ पानी किचन में जाता है, कुछ पानी गीजर में जाता है। ठीक है, कुछ पानी आपका आरओ में जाता है। तो हम पाइप और नल के जरिए सारा कुछ पानी का फ्लो करवा लेते हैं, हमको जहां जितना जरूरत होता है। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवा के काम करवाया जाता है। तो ठीक है, जिसमें ट्रांजिस्टर का अहम भूमिका है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार अगर देखा जाए तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार अमेरिका के बेल लैब में 3 लोगों ने मिलकर किया था। मेनली तो नाम विलियम शॉकली का ही आता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका जॉन ब्रांडिन थे और वाल्टर ब्रिटेन थे, ये 3 लोगों ने मिलकर के ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ठीक है, मेनली अधिकतर जगह आपको विलियम शॉकली का ही नाम देखने को मिलता है।
उसके बाद से इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता था, डेटा स्टोर करने के लिए आपका मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाता था। और ये मैग्नेटिक कोर, जैसे एक होता है ना कि प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था और सेकेंडरी मेमोरी डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप और डिस्क का यूज किया जाता था। मैग्नेटिक टेप अगर आप कुछ साल पहले गए होंगे तो जो कैसेट आता था, एक रील वाला कैसेट आता था जिसको प्ले करवाया जाता था, बहुत से बार कैसेट फंस भी जाते थे, तो उसी तरीके से कंप्यूटर में भी एक मैग्नेटिक टेप यूज किया जाता था जो उससे थोड़ा सा बड़े और चौड़े आकार के होते थे। ठीक है, जैसे वीसीआर में भी रील होते थे ना और कैसेट में पहले के जमाने में, उसी तरीके से मैग्नेटिक टेप होता था। ठीक है, तो डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप और डिस्क का यूज किया जाता था और आपका प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था। ठीक है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज आ गए थे कोबोल और फोटान। ठीक है, अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड आपको माइक्रो सेकंड में थी। इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसका एग्जांपल यूनिवेक था, सीडीसी 1604 था, हनीवेल चार्जर था, सीडीसी 3600 था, इस तरीके से था। तो ट्रांजिस्टर जो था वो ट्रांजिस्टर इस तरीके से था और इसमें से 3 पॉइंट निकले रहते थे जो सर्किट में फिट किया जाता था। तो ट्रांजिस्टर काफी छोटे हो गए थे। तो ट्रांजिस्टर छोटे हो जाने के कारण जो कंप्यूटर था आपका, जो पूरा एक कमरा लेता था जगह, वो एक तिहाई लेने लगा। मतलब 4 हिस्सा में से एक भाग, एक रूम का 4 भाग कर दीजिए और एक भाग कंप्यूटर लेने लगा। अभी भी पोर्टेबल नहीं था, उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था। ठीक है, इसमें आपका 2 लैंग्वेज आ गया था, कोबोल और फोटान, जिसे असेंबली लैंग्वेज भी कह सकते हैं। यहाँ तक तो मशीन लैंग्वेज ही काम करता था, लेकिन इसके बाद से ये असेंबली लैंग्वेज कह सकते हैं। इसमें प्रिंटर आ गया था। ठीक है, जो भी चीज था वो प्रिंट, हालांकि अभी भी पंच कार्ड का यूज किया जाता था, लेकिन ये आपका असेंबली लैंग्वेज आ गया था, थोड़ी सी आसान हो गए थे। जैसे आप अगर आप देखा जाए तो ये आपका बाइनरी डिजिट 01010100 ऐसे काम करता है। अगर आपने सी लैंग्वेज सीखा होगा या फिर सी लैंग्वेज का कहीं कुछ देखा होगा तो जैसे रहता है ना, हैश इंक्लूड डॉट एच कोनियो डॉट एच, इस तरीके से वो सारा चीज लिखा जाता, उसका अलग था, थोड़ा सा ये कठिन था। मतलब मैं आपको एग्जांपल बताया कि जैसे इसका लिखा जाता है उस तरीके से इसका ऑपरेट किया जाता था। ठीक है, अभी भी इसको इंजीनियर वगैरह ही ऑपरेट कर पा रहे थे, आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं था। कुछ कुछ जगह आपका लैब में या फिर कुछ बिजनेसमैन लोगों के लिए ये जो कोबोल लैंग्वेज था वो बनाया गया था, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हुआ। इसमें भी एसी की जरूरत पड़ती थी। ये भी थोड़ा उससे अधिक विश्वसनीय था, लेकिन उतना भी विश्वसनीय नहीं था जैसे आज की डेट में हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, वैसे भरोसा नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद से आता है तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर में। ठीक है, अगर तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर में बात करें तो तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर में आईसी आ गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो आईसी क्या था? आईसी था, जैसे मान लीजिए कि एक इस तरीके से एक आईसी था। ठीक है, इसमें इस तरीके से ये निकला हुआ रहता था, जिसको सर्किट में फिट किया जाता था और इसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, कई सौ ट्रांजिस्टर एक साथ फिट किए जाने लगे। ठीक है, पहले कई सौ किए जाने लगे, फिर कई हजार किए जाने लगे, फिर कई लाख किए जाने लगे एक आईसी पे। ठीक है, तो इसका आकार और छोटा हो गया था। जो हमारा एक तिहाई कमरा का ले रहा था वो कंप्यूटर हमारा टेबल पे आ गया था। ठीक है, आईसी के आविष्कार होने के लिए। ठीक है, आईसी का आविष्कार जैक किल्वी ने किया था। हालांकि इसमें इनका भी योगदान रहा है, रॉबर्ट नोई का, लेकिन मेनली नाम जैक किल्वी का आता है। 1958 में किया गया था, लेकिन पेटेंट इसका फरवरी 1959 में मिला था, तो इसलिए 1959 माना जाता है आईसी का आविष्कार। ठीक है, और 2000 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। सोच लीजिए कितना टाइम मिला, 1959 में उन्होंने आविष्कार किया और 2000 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आईसी के आ जाने से कंप्यूटर का जो आकार था वो टेबल पे आ गया था और इसे गाड़ी में रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। ठीक है, इसमें भी डेटा स्टोर करने के लिए लार्ज मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था और अब डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप और डिस्क का यूज किया जाता था। प्राइमरी मेमोरी में लार्ज मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था। ठीक है, इसमें स्क्रीन और कीबोर्ड आ गए थे। ठीक है, तो स्क्रीन आए थे उस टाइम, लेकिन स्क्रीन इस तरीके से नहीं आ पाए थे जैसे आज की डेट में हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे हमारा आइकॉन बना हुआ रहता है माई कंप्यूटर का। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे हमारा आइकॉन बना हुआ रहता है कि ये माई कंप्यूटर है। ठीक है, और उसके बाद से ये आपका इंटरनेट का कुछ इस तरीके से बना हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके से वाईफाई का बना हुआ रहता है, तो ये सब हमें आइकॉन दिखता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस उस तरीके से नहीं था। इसको कमांड पे बेस्ड था। ठीक है, हमें कमांड देना पड़ता था, कोई भी चीज रन करवाना रहता था तो जैसे कोडिंग लिखा जाता है ना, उस तरीके से उसको कमांड देना पड़ता था तो फिर ओपन होता था। ठीक है, इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था, एक बार एक ही कमांड, जैसे एक कमांड दिए वो काम हो जाएगा, फिर हम दूसरा उसको कमांड देंगे। ठीक है, इसमें आपका लैंग्वेज आ गए थे, पास्कल आ गए थे, आपका बेसिक आ गया था, फोटान आ गया था, तो थोड़ा सा लैंग्वेज आया था और ये बिजनेस मैन के लिए यूज होने लगा। आपका बढ़िया बढ़िया जो बिजनेस मैन वगैरह थे उन लोगों के लिए यूज में आने लगा। ठीक है, इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड नैनोमीटर में थी। ठीक है, इसका जो मेनली जो कंप्यूटर जो सबसे अधिक फेमस हुआ था वो IBM 360 डिग्री। ठीक है, कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि एनिएक और यूनिवेक कौन से जनरेशन के कंप्यूटर थे, तो फर्स्ट जनरेशन के। ठीक है, IBM 360 डिग्री कौन से जनरेशन के थे, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। ये मेनली क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। ठीक है,
इसकी स्पीड नैनो सेकंड में थी, और इसके जो मेन कंप्यूटर थे वो IBM 360 डिग्री थे, हनीवेल 6000 थे, PDP थे, IBM 370 168 इस तरीके से था, ठीक है। आईसी का आविष्कार किसने किया था? जैक किल्बी ने किया था, ठीक है। 1959 में इसको पेटेंट मिला था, उनको 2000 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो आईसी के आ जाने से कंप्यूटर में बहुत ज्यादा सुधार हुआ। कंप्यूटर जो था वो हमारा 1/3 था वो एक टेबल पे आ गया था, गाड़ी में लोड करके उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, ठीक है। इस तरीके से आपका 3 लैंग्वेज भी आ गया था, पास्कल, बेसिक, फोर्डान, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद से अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारे पास जो चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर है, फोर्थ जनरेशन, ठीक है, 1975 से 1979 के बीच हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर होता। इसमें आ गया था माइक्रो प्रोसेसर। यहीं से कंप्यूटर की दुनिया में एक भूचाल आ गया था, मतलब आम आदमी के पास भी कंप्यूटर पहुंचने लगा, सारे लोग कंप्यूटर के बारे में जानने लगे, ठीक है। तो उस टाइम जब माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, हालांकि ये भी एक आईसी ही था, ये भी एक आईसी ही था, लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर, जैसे मान लीजिए कि एक इस तरीके से जो माइक्रो प्रोसेसर था, एक माइक्रो प्रोसेसर पे बहुत सारे आईसी, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस फिट किए जाते थे, ठीक है। बहुत सारे मात्रा में कई लाख फिट कर दिए जाते थे, ठीक है, जिसके जरिए इसका साइज बहुत छोटा हो गया। जब इसका साइज छोटा हुआ तो इसका आकार भी बहुत छोटा आ गया, ठीक है। और मान लीजिए कि कहाँ एक वैक्यूम ट्यूब होता था, जैसे मान लीजिए कि आपका पहली बार जो आपका ट्रांजिस्टर बना था, तो ये पेन का नीब का बराबर होगा, ठीक है। जब इसको छोटा गया, जब इसको आईसी में फिट किया जाने लगा ट्रांजिस्टर, तो उसका साइज एकदम चावल के दाने के से भी छोटा हो गया। तो उस तरीके से सेट किया जाने माइक्रो प्रोसेसर में। तो माइक्रो प्रोसेसर में एक साथ आपका कई सौ रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इस तरीके से जिसको कंपोनेंट से फिट किए जाने लगे, तो माइक्रो प्रोसेसर बहुत छोटा हो गया। इसे इंटेल कंपनी ने पहली बार निकाला था, तो नाम दिया था इंटेल 4004, ठीक है। इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज होने लगा, रैम रोम का यूज होने लगा, ठीक है। इसमें इंटरनेट आ गया था, इसमें GUI आ गया था, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। बिल गेट्स जो थे उस टाइम, बिल गेट्स ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जिसे कंप्यूटर जो था डायरेक्ट आदमी से कम्युनिकेट कर पाता था, ठीक है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस आ जाने के बाद आसानी से आज हम क्या करते हैं, वीडियो भी देख पाते हैं, गेम भी खेल पाते हैं, सारा चीज। हमें माई कंप्यूटर खोलना रहता है तो फटाक से माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक किए, खुल गया। लेकिन पहले वाले में हमें कमांड देना पड़ता था, ओपन माई कंप्यूटर, इस तरीके से जो उसका कोडिंग का जो कमांड होता है वो हमें कमांड देना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें बिल गेट्स का इसीलिए स्वामी भी कहा जाता है, बिल गेट्स का कंप्यूटर को स्वामी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसके जरिए हम सारा ग्राफिक के जरिए देख करके यूज कर पाते हैं, ठीक है। इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था, MS DOS आ गया था, विंडोज आ गया था, एप्पल OS आ गया था, इस तरीके से आ गया था। इसमें लैंग्वेज आ गया था, C आ गया था, C++ आ गया था, डेटाबेस आ गया था, ठीक है, डेटाबेस आ गया था, ठीक है। इसमें कोल्ड मल्टीमीडिया आ गया था। इसका स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी पिको सेकंड में थी, ठीक है। कोल्ड मल्टीमीडिया मतलब जैसे आज के डेट में जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं ना, मेनली आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो बैकग्राउंड में गाना भी सुन रहे हैं, किसी का व्हाट्सएप मैसेज आएगा उसको रिप्लाई दे रहे हैं, जब तक मैसेंजर पे, फेसबुक मैसेंजर पे किसी ने मैसेज कर दिया उसको रिप्लाई कर रहे हैं। उसी तरीके से कोल्ड मल्टीमीडिया एक साथ कई सारे काम कर सकते थे, ठीक है। इसमें आपका एप्पल का भी PC आ गया था, IBM का भी PC आ गया था। जो कंप्यूटर पे वर्क कर रहा था वो IBM कर रहा था, और जो आपका प्रोसेसर पे वर्क कर रहा था वो इंटेल कर रहा था, ठीक है। तो इंटेल प्रोसेसर पे, हालांकि AMD का भी प्रोसेसर आता है, लेकिन अधिक फेमस इंटेल का ही है। तो इंटेल प्रोसेसर पे काम कर रहा था और कंप्यूटर पे IBM काम कर रहा था, ठीक है। तो उस टाइम IBM का भी PC आ गया था और एप्पल का भी PC आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्थ जनरेशन में इंटरनेट आ गया था, ग्राफिक यूजर इंटरफेस आ गया था, और इस सबका PC भी आ गया था, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं 5 जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है। 5 जनरेशन की कंप्यूटर, यहाँ भी देखने वाली बात है कि जब फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आया था तो वहीं से सारा कुछ आसानी से, सारा मतलब आम आदमी के पास भी कंप्यूटर अवेलेबल हो गया था। उसके बाद से अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में आपका 1979 से लेकर के अभी करेंट तक आ रहा है। फिफ्थ जनरेशन में आपका ULSI, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल। जब यहाँ पे मैं भूल के बताना, इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर आपका VLSI आ गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, VLSI, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आ गया था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये भी एक IC ही थी, इसमें आपका IC भी जोड़ सकते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन IC, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इसको अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट, ठीक है। तो ये जो अल्ट्रा लार्ज आपका ULSI आ गया था, ULSI, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया था, तो इसमें जितने कंपोनेंट्स फिट किए जाते थे उसकी अपेक्षा इसमें बहुत सारे कंपोनेंट फिट किए जाने लगे। मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर में 10 लाख कंपोनेंट फिट किए जा सकते हैं, 10 लाख ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये सब सारा कुछ फिट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप सोच लीजिए उससे क्या होगा। तो जब ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया था तो आपका जो कंप्यूटर था बहुत फास्ट काम करने लगे थे, थोड़ी सी छोटी भी आ गए थे। मतलब आप सोच लीजिए कि जो कंप्यूटर पूरा एक कमरा लेता था फर्स्ट जनरेशन
जनरेशन का, वही कंप्यूटर आज की डेट में हमारे घड़ी में भी आ गया है। एक घड़ी से भी हम अपना वीडियो देख सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के रिप्लाई दे सकते हैं, फोन ऑपरेट कर सकते हैं, सारा चीज घड़ी से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसमें इंटरनेट आ गया था, ईमेल आ गया था, डब्ल्यू आ गया था, वर्ल्ड वाइड वेब आ गया था आपका, ठीक है। मल्टीमीडिया आ गया था, ग्राफिक आ गया था, इसमें एडवांस जो हाई बहुत अच्छे अच्छे लैंग्वेज भी आ गए थे, C++, सी लैंग्वेज तो इसमें था ही, इसमें जावा आ गया था, नेट आ गया था, एसपी आ गया था, इस तरीके से आ गया था, ठीक है। इसमें हार्ड डिस्क आ गया था, ठीक है। इसमें आपका सीडी आ गया था, डीवीडी आ गया था। फ्लॉपी डिस्क तो बहुत पहले यूज होता था, आज की डेट में बहुत कम ही लोग जानते होंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में, ठीक है। पेन ड्राइव के बारे में मोस्टली सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी भी स्पीड अभी पिको सेकंड में ही थी, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो आती है वो फ्लॉप्स में आती है, लेकिन इसकी स्पीड अभी भी पिको सेकंड में आती है। सुपर कंप्यूटर के बारे में भी एक हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसमें आपका जो कंप्यूटर की बात करें तो इसमें डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, क्रोमबुक है, इस तरीके से, ठीक है। इसमें एआई भी आ गया था। एआई आप समझ रहे हैं ना, जैसे आपका गूगल असिस्टेंट काम करता है, जैसे आपका एप्पल का फोन यूज करते होंगे तो उसमें श्री होता है, आप कमांड देते हैं ना कि है श्री कॉल द पापा, है श्री कॉल द मम्मी, ठीक है। उस तरीके से आपका एआई काम करता है। जैसे अभी आपने एलेक्सा सुना होगा, एलेक्सा से किसी एक शहर से दूसरे शहर की डिस्टेंस पूछिए तो वो बताते हैं, अच्छा एलेक्सा से पूछिए टुडे ट्रेंडिंग वीडियो तो वो बताती है। तो इस तरीके से एआई भी इस कंप्यूटर में काम करने लगा, ठीक है। एआई पे अभी इतना काम हो रहा है, आपका चैट जीपीटी है या बहुत सारे एआई टूल्स अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना कुछ, मतलब अगर यहाँ से अगर शुरू किया जाए तो जो देखिए कैसे कैसे नीड सारे चीज की खत्म होगी। जैसे ये कंप्यूटर एक कमरे के आकार में होती थी, इसमें कूल करने के लिए बहुत सारे एसी की जरूरत पड़ती थी, ठीक है, एयर कंडीशनर की। सेकेंड जनरेशन में थोड़ी कम एसी की जरूरत पड़ी, ठीक है। थर्ड जनरेशन में सारा कुछ इसी में सेटअप हो जाता था, अलग से हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें तो इसमें भी इसी में फैन, जैसे अगर आप देखे होंगे लैपटॉप कंप्यूटर बनवाने गए होंगे तो उसमें जहाँ पे आईसी रहता है, ठीक है, जहाँ पे ये आपका माइक्रो प्रोसेसर रहता है, वहाँ पे एक हीट सिंक लगा हुआ रहता है, हीट सिंक पे फैन लगा हुआ रहता है, वो फैन चलता है और ये उसका ठंडा हो जाता है। अगर फैन चलना बंद हो जाता है तो हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। तो जहाँ पे हमें बहुत सारे एयर कंडीशनर अलग से जरूरत पड़ती थी, आज हमारा सारा कुछ इसी में सेट हो जाता है, हमें अलग से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की हिस्ट्री है, आप यहाँ से देख सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आ जाने के बाद बहुत सारे, वो आज की डेट में तो माइक्रो प्रोसेसर में जैसे मान लीजिए कि एक माइक्रो प्रोसेसर है, तो एक माइक्रो प्रोसेसर में आपका दो चिप फिट किया जा रहा है, ठीक है। दो के बाद 4 फिट किए जाने लगा, 4 के बाद 8 फिट किए जाने लगे। जैसे आप सोचते होंगे ना, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, इस तरीके से इसमें वर्क होते जा रहा है। फिर उसके बाद से इसमें थ्रेडिंग भी होने लगा। जैसे ये 4 उठो है तो इसमें एक अलग से ऐसे थ्रेडिंग कर दिया जाता था, तो ये ऑक्टा कोर के बराबर काम करता था। तो ये सारा जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर पे एक अलग से एक पूरा सेपरेट वीडियो बना देंगे कैसे कैसे क्या काम करता है। तो मोस्टली यही था कंप्यूटर का क्वेश्चन। इसमें से जो भी क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है आपका पूछ देता है कि यूनिवैक और ये कौन सा जनरेशन कंप्यूटर है, तो फर्स्ट जनरेशन का। IBM 360 डिग्री कौन सा जनरेशन कंप्यूटर है, तो थर्ड जनरेशन का। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद से जो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किए थे जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में किया था, ठीक है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रिटेन, विलियम शॉकली, 3 लोगों ने मिलकर किया था। आईसी का आविष्कार किसने किया था, तो जैक किल्बी ने किया था, ठीक है। मोस्टली नाम इन्हीं का आता है, लेकिन इनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहा है, रॉबर्ट नोई का, ठीक है। कब किया गया था, तो 1959 में किया गया था। 2000 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरीके से सारा चीज आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारा कंप्यूटर, आज तो मोस्टली हम कंप्यूटर पे पूरा ही डिपेंड है। जो भी हम वर्क करवाते हैं, मतलब सब सही होता है, मतलब पूरा हमें एक भरोसा हो गया है कि अच्छा से काम करेगा। लेकिन पहले जब कंप्यूटर बनते थे तो वो अविश्वसनीय थे, मतलब उनकी रिजल्ट पे भरोसा नहीं किया जा सकता था कि रिजल्ट सच में है या फिर गलत है या सही है, ठीक है। आज की डेट में तो हम पूरा ही, चाहे वो बिल्डिंग बन रहा हो, चाहे कोई इंजीनियरिंग काम हो रहा हो, या हर चीज, चाहे वो ट्रेन बन रहा हो, हर जगह कंप्यूटर के वजह, बिना कंप्यूटर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं आज की डेट में। अगर आप मेरा फिजिकल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं तो अंदर बाजार में हमारा फिजिकल क्लास होता है, 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में हम क्लास कराते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको अगर कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।